that we have, क्या लिख रहा हूं मैं भी यार, ALP। इसके भी बेटा दो वेरिएंट होते हैं, कौन कौन से पता है? एक होता है एसिड फॉस्फेटेज, एक होता है एल्कलाइन फॉस्फेटेज, पता है? देयर इज अ एसिड फॉस्फेटेज आल्सो, तो दो ये होते हैं। उसके बाद दिस इज सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ द किट, अगर अवेलेबल रहेगा तो करवाता है, नहीं तो नहीं करवाते। उसके बाद एक और होता है, अभी लिस्ट खत्म नहीं हुई है बेटा, अल्फा अमाइलेज। इनमें से एक तो रखा ही जाएगा बेटा, एक कोई एक तो रखा जाएगा बेटा एग्जाम वाले दिन। दिस इज अ श्योर शॉर्ट थिंग। इसके आप अपनी एस्टिमेशंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो बेटा। पहला, जितने भी आपके मेजर एनालाइट होता है एनालिटिकल, दूसरे एंजाइमेटिक, दोनों में से एक एक आएगा ही आएगा। हो सकता है जैसा भी आपका डिवीजन हुआ ना 1 to 25 और 26 to 50, हो सकता है 1 to 25 को जो भी मैम या सर बाहर से आए कह दें इनको यूरिक एसिड एस्टिमेट कराइए, और 26 to 50 जो भी है इनको ALP या ALT एस्टिमेट करवाइए। ठीक है, तो चीज़ें ऐसे हो सकती हैं, या ऐसा भी हो सकता है अगर उनका ज़्यादा ही मूड खराब है कि 1 to 25 में ALT रखिए और 26 to 50 में GGT रखिए या एमाइलेज रखिए। So today what we are estimating is, it is serum AST, serum AST, AST, aspartate transaminase. AST estimation। शुरू करें। इसको मेजर करने का जितने भी आपके एंजाइमेटिक मेथड्स होते हैं, इनको मेजर करने का जो मेथडोलॉजी होता है दैट इज रिकमेंड, प्लीज पे अटेंशन हियर, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। इनको मेजर करने का जो मेथडोलॉजी होता है, मेथडोलॉजी मतलब जो मेथड रिकमेंडेड होता है, दैट इज गिवन बाय IFCC। कौन देता है? IFCC। ठीक है, कौन देता है? IFCC। तो जब भी आप बोलेंगे कि AST मेजर करने का तरीका क्या होता है, IFCC रिकमेंडेड एंजाइमेटिक काइनेटिक मेथड। ठीक है, एंड रिमेंबर ऑल ऑफ दीज मेथड्स आर काइनेटिक, ऑल ऑफ दीज मेथड्स आर काइनेटिक। तो आपकी सारी एस्टिमेशंस दो मेजर क्लासिफिकेशन में आ सकती हैं। पहला होता है एंड पॉइंट, दूसरा होता है काइनेटिक। ठीक, फिर एक आपका क्लासिफिकेशन ये भी बनता है, एक होता है एनालिटिकल, दूसरा होता है एंजाइमेटिक, उनमें भी डाल सकते हैं। तो इससे अब आप बच नहीं सकते। तो सबसे पहले लिखिए एम टू मेजर सीरम AST, to measure serum AST, to measure serum AST in the given sample। किसी ने भी IFCC का फुल फॉर्म नहीं पूछा, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ क्लिनिकल केमिस्ट्री, क्लिनिकल केमिस्ट्री। मटेरियल्स रिक्वायर्ड एज यूजुअल, क्या क्या होता है बेटा? सीरम सैंपल, रिक्वायर्ड किट्स, सेमी ऑटो एनालाइजर, क्यूएट्स, पिपेट्स, टिप्स, लिख लीजिए अपने आप, यू आर नाउ यूज्ड टू दीज थिंग्स। मटेरियल्स रिक्वायर्ड। अच्छा, AST का काम क्या होता है? व्हाट डज AST डज इन बॉडी? ट्रांसअमाइनेशन।
कौन सी रिएक्शन? ट्रांसअमाइनेशन. Which vitamin is required for transamination? कौन सा? कौन सा? B6. क्या नाम होता है? PLP, पैराडॉक्सल फॉस्फेट. पैराडॉक्सल फॉस्फेट. लेकिन याद रखना, देयर इज अ स्पेसिफिक कैच हियर. अभी जब हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे ना, we'll be doing a basic set of transamination reaction only, which specifically mention without PLP. Without PLP. हम अपने प्रिंसिपल में जो ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन लिखेंगे या देखने वाले हैं अभी प्रिंसिपल में, that is done without PLP. Without PLP. It is specifically mentioned there. ट्रांसअमाइनेशन without PLP. ये हमारा प्रिंसिपल है. तो लिखिए प्रिंसिपल. It is derived in 3 set of reaction. रिएक्शन 1 लिखिए सबसे पहले. रिएक्शंस को अपनी मैनुअल में बेटा हमेशा प्लेन साइड पे ही लिखना, ठीक है? प्लेन साइड पे, जो प्लेन साइड है उस पे, ब्लैंक साइड, और रूल्ड साइड पे जो रिटन प्रिंसिपल है वो लिखिएगा. इट लुक्स गुड. तो अभी तो रफ में लिख रहे हो तो लिख लो ऐसे. पहला रिएक्शन लिखो बेटा, एल एस्पार्टेट, एल एस्पार्टेट प्लस 2 oxaloglutarate, 2 oxoglutarate under the influence of SL, AST. कौन सा एंजाइम? AST, जिसको आज हम स्टडी कर रहे हैं. AST gives oxaloacetate plus L-glutamate. Oxaloacetate plus L-glutamate. क्या लिखा? ध्यान से पढ़ो सर. बोलो बेटा रिएक्शन दोबारा. क्या? L-aspartate plus oxoglutarate gives, under the influence of AST, gives oxalate plus L-glutamate. This is a basic set for transamination reaction where L-aspartate is getting converted into oxalate and glutarate. This is a basic simple transamination reaction. Why? Because AST is involved here and no PLP is assisting this thing. कोई PLP काम नहीं कर रहा है, ठीक है? ये फर्स्ट सेट ऑफ रिएक्शन है. अब अगला सेट लिखो, आगे क्या हो रहा है, ठीक है? oxaloacetate लिखो, oxaloacetate plus NADH oxaloacetate plus NADH under the influence of malate dehydrogenase क्या बनाएगा? सोचो. Under the influence of malate dehydrogenase, what it will produce? Oxalate किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? किसमें? Yes, very good. NAD plus. See, NADH is getting oxidized to NAD. NADH is getting oxidized to NAD. Oxidized कैसे हो रहा है बेटा? Because by loss of hydrogen. Hydrogen का loss हो रहा है. That is why it is getting oxidized. And oxalate on the other hand, under the influence of malate dehydrogenase is getting reduced to
malic acid or malate. This is the step 2 of the reaction. This is the step 2 of the reaction. कायदे से बेटा प्रिंसिपल यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए इन्हीं दो रिएक्शंस में, बट देयर इज वन एडिशनल सेट ऑफ रिएक्शन विच इज रिक्वायर्ड व्हेन वी आर परफॉर्मिंग दीज थिंग्स इन लैब। लैब में इसमें एक अलग सेट ऑफ रिएक्शन जोड़ना अनिवार्य है, ज़रूरी है। हालांकि उससे इनके केमिस्ट्री पे कोई असर नहीं पड़ेगा, टेक्निकली रिएक्शन यहीं पे ख़त्म हो चुकी है, बट दैट एडिशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आई टेल यू हाउ। लिखो अगला थर्ड रिएक्शन, थर्ड स्टेप, नॉट रिलेटेड टू दिस बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ दिस। लिखो सैंपल पायरुवेट। देखो आखिर में आप ले तो सीरम सैंपल ही रहे हो, ठीक, एंड सीरम सैंपल इज प्रोन टू हैव small to some extent to even large extent of pyruvate in it. Why? Because serum sample is derived from beta blood sample and blood has large amount of RBCs और RBCs में अनंत काल से बेटा ग्लाइकोलाइसिस ही चल रहा है जिसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, पायरुवेट। तो जब आप उससे सीरम निकालते हो तो एक चांस होता है कि ठीक ठाक अमाउंट में आप पायरुवेट भी लेके आ रहे हो उसमें, सो यू हैव टू एलिमिनेट दैट पायरुवेट। लिखो ये पायरुवेट वहां से आ रहा है, सीरम सैंपल पायरुवेट प्लस NADH under the influence of LDH, कौन सा एंजाइम, LDH gives lactate and NAD, lactate and NAD, lactate plus NAD। अगर हम खाली पायरुवेट को रहने दें ऐसे ही थोड़े अमाउंट में, इट कैन हैम्पर दीज थिंग्स, इट कैन हैम्पर द एक्चुअल रिजल्ट, इट कैन हैम्पर द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्टेंट्स एज वेल एज प्रोडक्ट्स। कोई चीज़ ज़्यादा बननी चाहिए थी वो कम बन रही है, कोई रिएजेंट कम कंज्यूम होना चाहिए था वो ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। नाउ अभी प्रिंसिपल ख़त्म नहीं हुआ है बेटा, दिस इज अ काइनेटिक मेथड। कैसा मेथड, काइनेटिक मेथड। तो यहाँ पे कौन सा रिएक्टेंट कौन सा प्रोडक्ट किसका हमें रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करना है, कोई बता सकता है क्या? इसे देख के तो पता नहीं चलेगा, बट इफ यू वांट टू टेक एनी वाइल्ड गेस, जरा एक मिनट पहले एक बात ये देखो, हमने कौन सा अभी तक काइनेटिक मेथड किया है क्लास, जस्ट 1 मिनट इस चीज को समझना। क्रिएटिनिन किया है, क्रिएटिनिन में हम क्या देखते थे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रिएटिन पिक्रेट, ठीक, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रिएटिनिन पिक्रेट, वो जिस रेट से बन रहा है उतना ही क्रिएटिनिन का कंसंट्रेशन है। अब यहाँ पे कौन सा चीज को हमें देखना है कि हमें, या कौन सी चीज का अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस हम मेजर करें कि हमें AST का कंसंट्रेशन पता चल जाए। जरा देखो, पक्का नहीं, ये आंसर नहीं है, और जो एक चांस और देता हूं। दिस वन NADH। अब एक बात और देखो बेटा, NADH क्या है यहाँ पे, NADH क्या है, प्रोडक्ट है रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है। विद टाइम इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन का स्लोप कैसा आएगा बेटा, डाउनवर्ड आएगा। कैसा आएगा, डाउनवर्ड, क्योंकि टाइम के साथ इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता जा रहा है, NAD का बढ़ता जा रहा है। ऑल ऑफ द NADH इज स्लोली गेटिंग कन्वर्टेड टू NAD, यानी कि T = 0 पे NADH का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा रहेगा, लेकिन एक फाइनाइट टाइम के बाद उसका कंसंट्रेशन नीचे आना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये नीचे ही आता जाएगा, अप्रोचिंग टू 0। ठीक है, इतना बात समझ आया। क्रिएटिनिन में आपने सबने देखा बेटा ग्राफ ऊपर जा रहा था, वो ग्राफ ऊपर क्यों जा रहा था, क्योंकि वहां पे हम प्रोडक्ट मेजर कर रहे थे। क्या मेजर कर रहे थे, और वो प्रोडक्ट क्या था, क्रिएटिनिन पिक्रेट, जो टाइम के साथ बढ़ रहा था। यहाँ पे क्या मेजर हो रहा है बेटा, NADH। क्या मेजर हो रहा है, NADH, विच इज डिक्रीजिंग विद टाइम, विच इज डिक्रीजिंग विद टाइम। इसीलिए टाइम के साथ बेटा एब्जॉर्बेंस भी कम होती जाएगी, क्योंकि कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है, डिसअपियर हो रहा है।
इसीलिए ग्राफ भी नीचे की तरफ आएगा। दिस इज अ बेसिक थिंग। सेम थिंग विल हैपन इन यूरिया ऑल्सो। जब यूरिया का काइनेटिक मेथड पढ़ोगे यही सेम चीज होगा, और वहां पे भी NADH ही मेजर होगा बेटा, जिसको GLDH मेथड कहा जाता है, ठीक है, वहां पे भी यही होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, कभी भी रिएक्शन में NADH दिखे ना तो 90% ऑफ द केसेस में बेटा वो अगर रिएक्टेंट साइड पे है तो ग्राफ नीचे ही है, और अगर प्रोडक्ट साइड पे कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो ग्राफ ऊपर। अंडरस्टूड? अब इसे एक ब्रीफ उसमें लिख लो। ये 3 रिएक्शंस भी अगर आप लिख दोगे आपको प्रिंसिपल में पूरे मार्क्स मिलेंगे। आगे लिखो थोड़ा, इतना हो गया ना, अब आगे लिखिए। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ the rate of disappearance of NADH is estimated by kinetic methods with a decreasing slope giving actual amount of AST present in the sample. स्लोप कैसा आएगा? डिक्रीजिंग, डाउनवर्ड्स और नेगेटिव, तीनों चीज ठीक है। डिक्रीजिंग बेटर टर्म है। तो प्रिंसिपल सबको समझ आया? नहीं आया होगा, मुझे 100% पता है। इस पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा, इसको 2-3 बार लिखना पड़ेगा। बट द ओनली थिंग विच यू शुड नेवर एवर फॉरगेट इज दैट दिस NADH इज गेटिंग एस्टिमेटेड। क्या एस्टिमेट हो रहा है? NADH। देखो फर्स्ट रिएक्शन में हमने ऑक्सलेट बनाया, क्या बनाया? ऑक्सलेट, ट्रांस अमाइनेशन करवा के। दूसरी रिएक्शन में इस ऑक्सलेट की मदद से बेटा हमने NADH का ऑक्सीडेशन करवाया, NADH का ऑक्सीडेशन कराया। सीधा देखो बेटा, जितना एस्पार्टेट होगा बेटा उतना ऑक्सलेट होगा, और जितना ऑक्सलेट होगा बेटा उतना NADH डिसअपियर होगा। यानी कि जितना एस्पार्टेट है क्या उतना NADH डिसअपियर होगा? यस। तो इनडायरेक्टली हमें रेट ऐसे पता चलता है। थर्ड स्टेप भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी कोट करना है, भूलना नहीं है उसको, बट दैट इज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू दिस रिएक्शन। थर्ड स्टेप इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल हो गया, बहुत टेढ़ा सा प्रिंसिपल है ये। आगे बढ़ते हैं। एम हो गया, मटेरियल्स रिक्वायर्ड हो गया, प्रिंसिपल हो गया। अब नॉर्मल रेंज लिख लीजिए, नॉर्मल रेंज और एक्सपेक्टेड वैल्यूज। मेन में होता है बेटा 35 इंटरनेशनल यूनिट्स, ऐसे लिखता है। रुको मैं बताता हूँ। ऐसा 35 इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर। बेटा ये लीटर में चलता है। कैसे होता है? लीटर्स में। अभी तक हम क्या देखते थे? ग्राम पर डेसीलीटर, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। बेटा ये लीटर्स में चलता है, इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर। फीमेल्स में कितना होता है बेटा? अप टू 31। नाउ द $1 million क्वेश्चन बेटा आप सबके लिए, व्हाई इट इज लेस इन फीमेल्स? Why it is less in females? Why AST levels are low in females slightly than males? Normal values. Explain. तुक्का मत मार। नहीं, क्या क्या?
देखो AST इज मेजरली प्रेजेंट इन योर लिवर, कार्डियक मसल्स, योर स्केलेटल मसल्स एंड RBCs, एरिथ्रोसाइट्स जिनको बोलते हैं. नाउ एज फीमेल्स हैव स्लाइटली लेसर मसल मास, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, थोड़ा सा RBC का वैल्यू भी नंबर का एब्सोल्यूट कम होता है एज कंपेयर टू मेल्स. एम आई राइट? ठीक, इसीलिए बेटा उनमें थोड़ा सा AST का वैल्यू मेल्स के कंपैरिजन में कम होता है, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल. अब जब डिग्रेड होगा तो बेटा बाहर ही आएगा, तो जितना होता रहता है उतना बाहर आता रहता है, जिसका वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू थोड़ा सा कम रहता है. अंडरस्टूड? याद रखना से पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा जाता है. ठीक है, वो वाला नहीं पूछेंगे कि फीमेल में फैट ज़्यादा होता है, मेल में मसल मास ज़्यादा होता है, नहीं, वो सब नहीं. ये टेक्निकल चीज़ है बेटा. वाई वैल्यू ऑफ AST स्लाइटली लेस इन फीमेल्स एज कंपेयर टू मेल्स. ठीक, चलिए अगला देखते हैं. रिएजेंट कंपोजिशन. देखिए रिएजेंट कंपोजिशन एज यूजुअल बेटा सिर्फ किताब में लिखना है, कोई नहीं पूछेगा आपसे, कहीं लिखना नहीं है. ठीक, सिर्फ आपकी किताब में एंट्री होनी चाहिए फॉर एजुकेशन पर्पज ओनली. ठीक, लेकिन लिखना फिर भी है. मैं भी देख के बोल देता हूँ इसे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा है ये. कहाँ गया? अरे बाप रे, इतना कुछ एक बोतल में डाल देते हैं ये. ठीक है बेटा, लिखिए R1. इसमें दो हैं R1, मैं बता देता हूं आपको. लिखिए R1 which is the SGOT reagent. इसका कंपोजिशन लिखिए 2-oxoglutarate. कॉन्सेंट्रेशन है बेटा इसका 12 मिलीमोल पर लीटर. 12 मिलीमोल पर लीटर. ठीक, अगला लिखिए बेटा L-एस्पार्टेट. L-एस्पार्टेट 200 मिलीमोल पर लीटर. MDH मैलेट डिहाइड्रोजिनेज. हाँ सब R1 में सब. मैलेट डिहाइड्रोजिनेज मोर देन 545 यूनिट्स पर लीटर. U कैपिटल ओब्लिक L कैपिटल. ठीक है, यूनिट्स पर लीटर. LDH लिखिए बेटा मोर देन 909 यूनिट्स पर लीटर. NADH लिखिए मोर देन 0.18 मिलीमोल पर लीटर. मोर देन 0.18 मिलीमोल पर लीटर. ट्राइस बफर TRIS ट्राइस बफर ब्रैकेट में कर लो बेटा pH 7.8 प्लस माइनस 0.1 सॉरी 7.8 प्लस माइनस 0.1. एल्कलाइन बफर है थोड़ा सा. इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है बेटा 80 मिलीमोल पर लीटर. ठीक है, और लास्ट में लिखिए बेटा EDTA 5 मिलीमोल पर लीटर. अच्छा, EDTA का फुल फॉर्म क्या होता है? इथाइलिन डायमाइन टेट्रा. अच्छा, कितनी जगह कॉम्प्लेक्स बना सकता है बेटा ये? कहां कहां से? चार ऑक्सीजन और 2 हो गया रिएजेंट कंपोजिशन. अगला R2 लिखो बेटा. R2 अभी खत्म नहीं हुआ. R2
R2 आप लोगों को याद रहेगा, ये मेरी गारंटी है, इसमें कुछ नहीं होता, इट इज जस्ट डीआयोनाइज्ड वाटर, ठीक, डीआयोनाइज्ड वाटर, याद हो गया? पर इतने पे छोड़ थोड़ी सकते हैं। एक फर्क बताइए बेटा मेरे को, इसको सोचिएगा बैठ के, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टिल वाटर एंड डीआयोनाइज्ड वाटर? यहां पे डिस्टिल वाटर क्यों नहीं लिखा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टिल्ड वाटर एंड डीआयोनाइज्ड वाटर? ठीक है, देखना बेटा इसे, ठीक है, बैठ के आराम से देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक एक्सपेक्टेड वैल्यूज हो गया, रिएजेंट कंपोजिशन हो गया। नेक्स्ट लिखिए प्रोसीजर। प्रोसीजर, ठीक, इसमें पहला स्टेप लिखिए रिएजेंट रिकॉन्स्टिट्यूशन। लिखिए रिएजेंट रिकॉन्स्टिट्यूशन, थोड़ा सा अजीब होता है ये। अभी तक तो हम लोगों ने क्या देखा, 500 माइक्रोलीटर इधर से निकालो, 500 इधर से निकालो, या 1000 इधर से निकालो। इसमें थोड़ा हिसाब अजीब सा होता है। देयर इज अ स्मॉल ग्लास बॉटल जिसमें थोड़ा सा एक सेट अमाउंट ऑफ पाउडर प्रेजेंट होता है। वी हैव टू पोर 20 ml, कितना? 20 ml ऑफ डीआयोनाइज्ड वाटर इनटू दैट बॉटल, तब जाके वो रिएजेंट रिकॉन्स्टिट्यूट होता है। एंड माइंड यू, R1 जो है वो बॉटल में पाउडर्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। रिएजेंट रिकॉन्स्टिट्यूशन लिखा, लिखो इसमें कैसे लिखते हैं, देखो, add 20 ml of deionized water। कौन सा वाटर? deionized, distilled water नहीं बेटा, deionized water in the R1 bottle, in the R1 bottle at 37 degrees centigrade, at 37 degrees centigrade, and mix well and leave for 5 to 10 minutes। ठीक है, कुछ नहीं करना बेटा, बॉटल में एक पाउडर्ड फॉर्म में R1 पड़ा हुआ है, उसमें 20 ml हमें क्या डालना है? डीआयोनाइज्ड वाटर। लेकिन याद रहे वो थोड़ा रूम टेम्परेचर के आसपास हो। ये गलती नहीं करनी है कि जैसे हमारा सारा रिएजेंट उधर डीप फ्रीज में होता है, डीप फ्रीज से निकाल के नहीं डालना बेटा, थोड़ी देर उसको बाहर रख के लेट इट कम एट द रूम टेम्परेचर, उसके बाद उसमें डालना है। वरना क्या होता है कि एंजाइम का एक्टिविटी बहुत ही कम हो जाता है, एंड वी आर मेजरिंग एंजाइम एक्टिविटी। अगर एंजाइम एक्टिविटी ही धीमा हो जाएगा तो आपका रिजल्ट में ग्रॉस मिस्टेक्स होंगी। इसीलिए मार्केट 37 के ऊपर एक स्टार भी बना लेना कि इतना रखना है उसे, ठीक है। दिस प्रिपेयर्स योर वर्किंग रिएजेंट, दिस प्रिपेयर्स योर वर्किंग रिएजेंट। अब आपका वर्किंग रिएजेंट बनके तैयार है। डन। लास्ट टाइम हम वर्किंग रिएजेंट कैसे बनाते थे बेटा? 500 मतलब इक्वल वॉल्यूम इसका डाल लो, इक्वल वॉल्यूम उसका डाल लो, वर्किंग रिएजेंट बन जाता है। यहाँ पे उल्टा है, पाउडर में हमें कितना डालना है बेटा? 20 ml डीआयोनाइज्ड वाटर, तब जाके वर्किंग रिएजेंट बनेगा। ना प्रोसीजर, प्रोसीजर लिखो बेटा और ब्रीफ टेबल बनाओ। प्रिपेयर अ ब्रीफ टेबल फॉर दैट। ठीक है, इजी। इसमें चीज उल्टा है, इसका क्लिनिकल भी इजी पड़ता है
इसका प्रोसीजर भी इजी पड़ता है, इसका हैंडलिंग भी इजी है, रिकॉन्स्टिट्यूशन भी इजी है, इसका प्रिंसिपल बहुत हार्ड है। पहले क्या होता था, प्रिंसिपल उल्टा पड़ता था, प्रिंसिपल इजी पड़ता था, ये सब चीज़ हार्ड रहती थी। ठीक है, लिख लिया। ऑल द मेजरमेंट्स, आगे लिखो बेटा, all the measurements to be taken at 340 nanometer, 340 nanometer। ठीक है, NADH देखो टेक्निकली तो वी आर एस्टिमेटिंग NADH, ठीक है, इसको चाहे हम स्पेक्ट्रो में करें, चाहे सेमी ऑटो में करें, या इवन कोलोरीमीटर में भी करें, वी आर टेक्निकली मेजरिंग रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NADH, and that NADH is always measured at 340 नैनोमीटर। कितने पे? 340 नैनोमीटर। ये एनालाइट का याद रखना, ये आगे यूरिया में भी काम आएगा, बार बार उसको एक्सप्लेन करना फ़ायदा नहीं है। यूरिया में भी वी विल मेजर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NADH, वहाँ पे भी यही काम आएगा। आगे लिखो बेटा, कैलकुलेशंस। ये थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है जो वाकई में सर में दर्द करेगा आपके। बातें नहीं, कैलकुलेशन पार्ट इज समवट डिफिकल्ट। देखो अभी तक हम क्या करते थे, OD ऑफ टेस्ट अपॉन OD ऑफ स्टैंडर्ड मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक, पर ना यहाँ पे कुछ कॉन्सेंट्रेशन है या कुछ है, यहाँ पे एंजाइम एक्टिविटी है। क्या है? एंजाइम एक्टिविटी, विच इज़ अ टीडियस थिंग टू मेजर, विच इज़ अ टीडियस थिंग टू मेजर। सबसे पहले बेटा फॉर्मूला लिखो, लिखो कैलकुलेशन, आगे फॉर्मूला देखो बेटा, बहुत टेढ़ा सा है ये, इतनी आसानी से नहीं आएगा। लास्ट टाइम याद होगा ना बेटा, हमने कौन सा वाला किया था जिसमें वी वर मेजरिंग चेंज इन एब्जॉर्बेंस, शायद क्रिएटिनिन था, क्रिएटिनिन था ना, हाँ, 2 पॉइंट काइनेटिक। इवन हेयर ऑल्सो विल बी मेजरिंग चेंज इन एब्जॉर्बेंस। क्या मेजर करेंगे? मेजरिंग चेंज इन एब्जॉर्बेंस। देखो सुनने में हार्ड लगता है लेकिन होता नहीं। सबने क्रिएटिनिन एस्टिमेट किया है ना? एवरीथिंग वुड बी डन बाय द मशीन। द पॉइंट हियर इज, आप लोगों को पता होना चाहिए दैट हाउ मशीन इज कैलकुलेटिंग, हाउ मशीन इज डूइंग दैट थिंग, हाउ मशीन इज गेटिंग ऑन टू दैट रिजल्ट। यू हैव टू नो दैट थिंग। आपको वहाँ पेन पेपर लेके कैलकुलेट नहीं करना है, वो मशीन अपने आप करके देगी आपको। योर जॉब इज टू नो दैट हाउ द मशीन इज कैलकुलेटिंग दैट थिंग। सिमिलर थिंग इज हैपनिंग हियर। यहाँ पे भी बेटा हम चेंज इन एब्जॉर्बेंस कैलकुलेट करेंगे। कैसे क्या कैलकुलेट करेंगे? चेंज इन एब्जॉर्बेंस। सबसे पहले हम क्या लेंगे बेटा? एब्जॉर्बेंस एट t इक्वल्स 0 पे लेंगे, फिर t इक्वल्स 1 मिनट, अच्छा मुझे एक बात बताओ, एब्जॉर्बेंस सबसे ज़्यादा मुझे कहाँ मिलनी चाहिए? t इक्वल 0 पे। यस, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन अभी बिल्कुल जस्ट स्टार्ट हो रही है। उसके बाद मुझे सबसे कम कहाँ मिलेगी? t इक्वल्स 3 मिनट पे, क्योंकि रिएक्शन एक सब्सटेंशियल टाइम चल चुकी होगी। जो NADH का कंसंट्रेशन यहाँ होगा बेटा वो यहाँ पे नहीं होगा, काफ़ी हद तक कम हो चुका होगा। ठीक है, अंडरस्टूड? चलो सबसे पहले लिखो जो मैं बोल रहा हूँ, लिखो कैलकुलेशन फॉर्मूला लिखो। द जनरल फॉर्मूला फॉर
converting absorbance change into international units of activity is, are you getting the point why this calculation part is a bit difficult to grasp इस वाले में? खैर अभी तो तुम लोगों ने देखा नहीं, अभी आगे देखना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ग्रास्प करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको चेंज इन एब्जॉर्बेंस, लिसन टू मी केयरफुल, पहले हम क्या करते थे, चेंज इन एब्जॉर्बेंस को किस में कन्वर्ट करते थे, mg पर dl में। किस में? mg पर dl में, जो कि रिलेटिवली एक आसान चीज थी। लेकिन यहाँ पे किस में कन्वर्ट करना है, इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी। किस में कन्वर्ट करना है? इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी, एंजाइम एक्टिविटी में कन्वर्ट करना है, इसीलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। समझ आई बात? चलो देखो क्या होता है, लिखो ऐसे, इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर, आगे से फॉर्मूला स्टार्ट करना बेटा। ये है डेल्टा ए पर मिनट, मल्टीप्लाइड बाय टीवी, मल्टीप्लाइड बाय टीवी टोटल वॉल्यूम, टीवी मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to the power 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to the power 3 अपॉन, अब पूरे के नीचे डाल दो, अपॉन SV सैंपल वॉल्यूम, SV मल्टीप्लाइड बाय एब्जॉर्प्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय P, ठीक है। तो इतना कैलकुलेशन एंजाइमेटिक काइनेटिक मेथड में मशीन करती है। क्या? सैंपल वॉल्यूम। अभी रुक जा, मैं बताऊंगा बेटा, बताऊंगा इसको डिटेल में बताऊंगा मैं, रुक जा। हर बार क्या होता था, हम बच के निकल जाते थे। कैसे? ओडी टेस्ट अपॉन ओडी स्टैंडर्ड मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड। इस बार नहीं बच के जाएंगे। और जबकि हमेशा क्या होता था, आई ऑलवेज यूज टू फोकस ऑन क्लिनिकल पार्ट। इसका क्लिनिकल पार्ट बहुत हल्का होता, बहुत हल्का, इट वोंट टेक मोर देन 5 minutes, बिलीव मी। लेकिन इसका प्रिंसिपल और कैलकुलेशन समझाने में बड़ी एस्तेसी होती है। इसको बैठ के समझिए। सबसे पहले इस फॉर्मूला को पढ़िए एक बार, ठीक है, इसको पढ़िए, एक नहीं बल्कि 2-3 बार पढ़िए। आप लोगों के साथ साथ मुझे भी याद करना है, अभी 2 दिन और क्लास लेना है बेटा। एक टर्म और मिसिंग है बेटा, सैंपल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय P मल्टीप्लाइड बाय एब्जॉर्प्टिविटी। हाँ, हो गया? डन? पढ़ा? चलो अब एक एक करके मतलब समझना सबका। सबसे पहले बेटा डेल्टा ए पर मिनट सबको समझ आना चाहिए मुझे लगता है। चेंज इन एब्जॉर्बेंस क्या है? ये चेंज इन एब्जॉर्बेंस, ठीक है। 0 से 1 में मान लो 10 यूनिट का चेंज आ रहा है, ठीक। 1 से 2 में मान लो 8 यूनिट का ही चेंज आ रहा है। 2 से 3 में आपका 5 यूनिट का ही चेंज आ रहा है। तो जो रिलेटिवली जिस रफ्तार से वो गिर रही है,
जिस रफ्तार से एब्जॉर्बेंस गिर रही है उसके चेंज को, कि वो किस रफ्तार से, एक तरह से मान लो डी एक्सेलरेशन, ठीक है, एक तरह से डी एक्सेलरेशन कि एब्जॉर्बेंस कितने धीमा, मतलब कितना धीमा होती जा रही है, कितना, किस रफ्तार से वो जीरो की तरफ बढ़ रही है, दैट इज चेंज इन एब्जॉर्बेंस, रेट इन चेंज ऑफ एब्जॉर्बेंस। ठीक, अगला टीवी, टीवी इज टोटल रिएक्शन वॉल्यूम। क्या है? टोटल रिएक्शन वॉल्यूम। कितना होना चाहिए टोटल रिएक्शन वॉल्यूम? सोचो। क्या? 1100 माइक्रोलीटर। कितना? 1100 माइक्रोलीटर। गुड। अगला क्या है बेटा? 10 रेज़ टू द पावर 3। क्या है? 10 रेज़ टू द पावर 3। नीचे देखो, सैंपल वॉल्यूम। क्या है? सैंपल वॉल्यूम कितना है ये? 100 माइक्रोलीटर। कितना? 100 माइक्रोलीटर। P होता है बेटा पाथ लेंथ। क्या होता है? पाथ लेंथ। यानी कि कितना हुआ? वो वेवलेंथ है। पाथ लेंथ जितना लाइट ट्रेवल कर रही है। हाँ, डायमीटर ऑफ क्यूएट, डायमीटर ऑफ क्यूएट। लाइट कितना पाथ ट्रेवल कर रही है बेटा? जितना क्यूएट का डायमीटर है। क्यूएट के आर पार ही तो हो रही है वो लाइट, या 340 नैनोमीटर का रेडिएशन बेटा क्यूएट के आर पार जा रहा है, तो वो क्यूएट के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? जितना उसका डायमीटर है, यानी कि 1 सेंटीमीटर। और एब्जॉर्प्टिविटी, एब्जॉर्प्टिविटी समझ लो बेटा एक काइंड ऑफ की लाइक अ टोल टैक्स, कि अगर इतना इंटेंसिटी का लाइट ट्रेवल कर रहा है किसी भी चीज़ से, तो एक सेट पाथ पे ट्रेवल करने के बाद वो कुछ मटीरियल ही अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, दिस इज अ इनइलास्टिक प्रॉपर्टी। मटीरियल मतलब सारा लाइट ट्रांसमिट नहीं करेगा, इट इज नॉट अ परफेक्ट ट्रांसमीटर, कुछ मटीरियल खुद ही एब्जॉर्ब कर लेगा, दैट इज स्पेसिफिक। अब एक बात देखो बेटा, टोटल वॉल्यूम, सैंपल वॉल्यूम, पाथ लेंथ और इवन कुछ हद तक एब्जॉर्प्टिविटी, आर दे ऑल कांस्टेंट? भाई 340 नैनोमीटर के लिए तो एब्जॉर्प्टिविटी कांस्टेंट ही है ना, तो क्या ये सब कांस्टेंट है? अगर मैं इन सब चीज़ों को एक तरफ करके एक मैथमेटिकल टर्म निकाल लूँ इनको कैलकुलेट करके, तो मुझे क्या मिलेगा पता है? फैक्टर। क्या मिलेगा? फैक्टर। तो हमें अब कुछ नहीं करना, हमें बस चेंज इन एब्जॉर्बेंस को, रेट ऑफ चेंज ऑफ एब्जॉर्बेंस को फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? फैक्टर से। ठीक है, तो फैक्टर में ये सब चीजें कंस्टिट्यूटेड होती हैं, दैट इज व्हाई इट्स कैलकुलेशन इज अ बिट टीडियस। अब आपको समझ भी आना चाहिए कि फैक्टर में एक्चुअली होता क्या है। अब मैनुअली बोल देता ना कि फैक्टर बढ़ा दो, फैक्टर घटा दो, फैक्टर चेंज कर दो, तो जब भी हम फैक्टर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं तो एक चीज याद रखना, क्लास लिसन टू मी हियर केयरफुली, आप कभी भी फैक्टर के साथ छेड़छाड़ करो, उसको बढ़ाओ घटाओ, ये फिर भी कांस्टेंट रहेगा, दिस इज आल्सो अ कांस्टेंट टर्म एंड दीज टू आर आल्सो कांस्टेंट टर्म्स, क्योंकि लाइट का पाथ भी 1 सेंटीमीटर ही रहेगा, वो भी चेंज नहीं होगा। व्हाट वी आर इफेक्टिवली चेंजिंग इज एब्जॉर्प्टिविटी व्हेनेवर वी आर ऑल्टरिंग द फैक्टर। ठीक है, तो चलो अब इन सबको अगर मैं एक साथ क्लब करके एक नंबर बोलूं तो कितना आएगा? लिखो, एक्टिविटी ऑफ एएसटी, एक्टिविटी ऑफ AST इक्वल्स टू, लिख लो बेटा, डेल्टा चेंज इन एब्जॉर्बेंस पर मिनट मल्टीप्लाइड बाय 1768। कितना? 1768। ठीक है, डेल्टा सॉरी चेंज इन एब्जॉर्बेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ एब्जॉर्बेंस मल्टीप्लाइड बाय 1768। अब थोड़ा कैलकुलेशन आसान लग रहा होगा, लेकिन आपको ना मुश्किल वाला पार्ट करना ना आसान वाला, बोथ ऑफ देम वुड बी डन बाय द मशीन इटसेल्फ, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट इंटरप्रेट दैट थिंग। ठीक है, कैलकुलेशन हो गया। अब आप इसमें आगे लिखिए, मेथड इज काइनेटिक, IFCC काइनेटिक, काइनेटिक भी मत लिखना, IFCC काइनेटिक। ठीक है, रिएक्शन टेम्परेचर
क्या? हाँ 37 लिख लो, 37, बल्कि इसको ऐसे करके लिखो 25 डिग्री सेंटीग्रेड और रूम टेम्परेचर, और रिएजेंट्स आपके होने चाहिए वही 25 to 37, बोथ आर करेक्ट। ठीक है। डिले टाइम लिखो, डिले टाइम 1 मिनट, 1 मिनट। इंक्यूबेशन टाइम, इंक्यूबेशन टाइम 1 मिनट। कितना? 1 मिनट। हालांकि इंक्यूबेट आप नहीं करेंगे, इट विल हैपन ऑल इनसाइड द मशीन इटसेल्फ। ठीक है, मशीन में ही वो सब चीज़ हो जाएगा। तो अभी तक क्या क्या हो गया बेटा? देखो, एम, मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रिंसिपल, एक्सपेक्टेड वैल्यूज, प्रोसीजर, कैलकुलेशन। सैंपल कलेक्शन में तो इतना बताने का जरूरत नहीं, वही लाल वाला वाइल से आप लोग ले सकते हैं, स्टैंडर्ड वाइल जो होता है। ठीक। ऑब्जर्वेशन लिखिए, जो भी हेडिंग डालिए, जो भी आपका ऑब्जर्वेशन है लिखिएगा उसे। ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट। अब आता है क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन पे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा एएसटी? प्रीडोमिनेंटली लिवर, कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स, एरिथ्रोसाइट्स, यहाँ होता है मेजरली। इसका लो लेवल या ऐसा कुछ नहीं होता, हमेशा एएसटी आपको बढ़ा हुआ ही मिलेगा। पर एएसटी सबसे पहले ये बताओ बेटा, एस्टिमेट करने के लिए हम क्या लगवाते हैं? कौन सा टेस्ट? अगर मैं बोलूँ कि अगर आपका एएसटी चेक करना है तो कौन सा प्रोफाइल देखना पड़ेगा? एलएफटी। यस, एलएफटी। ठीक है, एलएफटी का अगर आप रिपोर्ट देखेंगे ना तो उसमें एएसटी आपको मिलेगा ही मिलेगा, एएलटी भी मिलेगा। ठीक है, उसमें जीजीटी भी मिलेगा, सब चीज मिलता है उसमें। ठीक है। अच्छा, एएलटी और एएसटी में फर्क क्या होता है बेटा? नहीं 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 नहीं, जस्ट लिसन टू मी फर्स्ट। देखो, मैं पहले एक डिस्क्लोजर दे देता हूं कि दोनों लिवर इंजरीज में बढ़ते हैं, दोनों। देयर इज सम काइंड ऑफ लिवर इंजरी, दोनों बढ़ते हैं, लेकिन कौन सा पहले बढ़ेगा? आज एएलटी पढ़ नहीं रहे, लेकिन नेक्स्ट टर्न पे कभी ना कभी तो पढ़ना ही है, और जल्दी ही पढ़ना है। तो ट्राई टू कोरिलेट दैट थिंग। कौन सा पहले बढ़ेगा बेटा, एएलटी या एएसटी? एएलटी। एएसटी का स्पाइक थोड़ा लेट आता है, और एएसटी का स्पाइक थोड़ा ज़्यादा डेंजरस भी होता है, क्योंकि माइनर इंजरीज भी आपका एएलटी का लेवल थोड़ा सा ब्लड में बढ़ा देती हैं। बट इफ एएसटी इज स्टार्टिंग टू पीक अप, दैट मीन्स देयर इज सम वेरी सीरियस, और आई शुड नॉट से वेरी सीरियस, बट सम प्रॉब्लम इज देयर इन लिवर विच नीड्स योर प्रॉम्प्ट अटेंशन। आप उसको छोड़ नहीं सकते, इट नीड्स प्रॉम्प्ट मेडिकल अटेंशन। ठीक है, एएसटी का स्पाइक इसीलिए थोड़ा सा खतरनाक होता है एज कंपेयर टू एएलटी। हालांकि स्पाइक दोनों ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखना, एएलटी थोड़ा एएसटी थोड़ा सा लेट स्पाइक करता है। तो किन कंडीशन में, क्लिनिकल कंडीशन में बेटा आपका एएसटी का लेवल एलिवेटेड आएगा? सबसे पहले लिवर सिरोसिस, लिखो लिवर सिरोसिस, लिवर रिलेटेड पैथोलॉजी। बेटा लिख ले उसे, लिख ले, लिवर रिलेटेड पैथोलॉजी बेटा सबसे पहले, लिवर सिरोसिस। जितने भी आपके एक्यूट और वायरल हेपेटाइटिस होते हैं बेटा, ए बी सी डी, सब में मिलता है। एएसटी का लेवल आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक, ऑल फॉर्म्स ऑफ हेपेटाइटिस। तीसरा सेल्यूलर, या सेल्यूलर क्या, सॉरी, हाँ लिख लो सेल्यूलर, सेल्यूलर नेक्रोसिस, ब्रैकेट में कर लो लिवर,
Hepatocellular necrosis, yes, hepatocellular necrosis, that's the correct term. Hepatocellular necrosis. अब समझ आया बेटा AST का स्पाइक खतरनाक क्यों होता है? If AST is spiking up बेटा और कोई हेपेटाइटिस का ऐसा कुछ नहीं है साइंस एंड सिम्टम्स, दैट मीन्स देयर इज हेपेटोसेल्युलर नेक्रोसिस. ठीक है. अगर कोई बहुत जोर से मुक्का भी मार दे, ब्लो आपको एक लगे लीवर की साइड पे, ठीक है, आप 2-4-5-10 मिनट बाद खड़े हो जाओगे, थोड़ा स्वेलिंग भी रहेगा, ठीक है, उतने में भी ALT स्पाइक कर जाता है. ALT का लेवल आपको मार्कली बढ़ा हुआ मिलेगा. AST उतना बढ़ा नहीं मिलेगा, बढ़ेगा थोड़ा सा भी, थोड़ा तो इंजरी हुआ है. बट इफ देयर इज सेलुलर नेक्रोसिस बेटा, हेपेटोसेल्युलर नेक्रोसिस, तो AST बहुत तेजी से आपका बढ़ना शुरू होता है. ठीक है. अगला लिखो, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. कंजेस्टिव हार्ट फेलियर लीवर के बाद सबसे ज्यादा कहाँ होता है? हार्ट मसल्स. कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, एक्यूट MI, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. उसके बाद कहाँ होता है? मसल्स में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. देख इसका क्लिनिकल कितना इजी है. वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्लिनिकल्स. लेकिन क्लिनिकल तक पहुंचने के लिए आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे. इट वोंट बी एन इजी थिंग. ठीक है, समझ आया? क्लिनिकल बहुत इजी है. आई डोंट थिंक ऐसा कोई भी होगा यहाँ पे जिसको क्लिनिकल पार्ट समझ नहीं आया होगा. ये तो सिंगल उसमें सेम समझ आ जाना चाहिए. देखो लिवर में आपका अगर whatever the thing is triggering hepatocellular necrosis, ठीक, और if it is damaging liver like hepatitis, फिर आपका और क्या क्या बोला मैंने, cirrhosis और hepatocellular necrosis, acute MI, congestive heart failure, muscular dystrophy, all these things will elevate आपका AST, सीरम AST. तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना. इसलिए LFT का रिपोर्ट थोड़ा ध्यान से देखना. ठीक है, LFT का रिपोर्ट थोड़ा ध्यान से देखना. ट्राई टू कोरिलेट विद अदर रिपोर्ट्स आल्सो इफ इट इज अवेलेबल. एनी क्वेरीज? क्या डिले टाइम बेटा तूने क्रिएटिनिन में भी देखा है? नहीं, तुरंत सबने देखा है, सबने देखा है डिले टाइम क्या होता है. पहली रीडिंग कितने पे आती है बेटा? 60 पे क्रिएटिनिन. हाँ ठीक 30 पे आती है. उसके बाद जो बेटा 30 से 90 का डिफरेंस है ना, वही तेरा डिले टाइम है. ठीक है, दैट इज डिले टाइम. यहाँ पे डिले टाइम कितना बेटा देख, 1 मिनट है, 1 मिनट. ठीक, एनी अदर क्वेरीज? ठीक है, यू ऑल कैन लीव.